नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 15 एमसीक्यूज को हल करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। किस वैज्ञानिक ने द्विपद नामकरण दिया? विच साइंटिस्ट गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? अर्नेस्ट मेयर, R.H. विटेकर, कैरोलस लिनियस, नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर होगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही जीवों का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, इस तरह से हम लोग जानते हैं, मैंगो को कहते हैं। होमो सैपियंस आदमी को कहते हैं। मक्खी को मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। तो यह जो दो पदों वाला नामकरण मिला है वह कैरोलस लिनियस ने दिया है। अगला प्रश्न, जीवित जीवों को उनकी किस क्षमता के आधार पर निर्जीव चीज़ों से अलग किया जा सकता है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया, responsiveness to touch, पर्यावरण के साथ अनुक्रिया और प्रगतिशील विकास, interaction with the environment and progressive evolution, प्रजनन, reproduction, विकास और गति, growth and movement। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण के साथ अनुक्रिया और प्रगतिशील विकास, क्योंकि पर्यावरण के साथ हर एक जीव जो है वह इंटरेक्शन करता है और उसका इवोल्यूशन भी होता है। बाकी चीज़ें स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया नहीं भी दे सकता है, वह प्रजनन नहीं भी हो सकता है, उसमें समानता नहीं हो, और विकास और गति में भी समानता नहीं हो। लेकिन इस मामले में पॉइंट बी में समानता है, जिसके आधार पर हम सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सभी बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। ऑल बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी, कवक, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाएं। फंगी, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स, कुछ बैक्टीरिया, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाएं। सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट सेल्स। वायरस, कवक और बैक्टीरिया। वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो इसका उत्तर होगा कुछ बैक्टीरिया, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाएं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया कर पाते हैं, शैवाल कर पाते हैं और हरे पौधों की कोशिकाएं कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे रोडो स्यूडोमोनास, यह बैक्टीरिया जो है वह कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यह कार्बोहाइड्रेट बना पाता है, लेकिन यह सल्फर के यौगिक से इसे हाइड्रोजन मिलता है, ना कि H2O से मिलता है। इसी तरह से हम लोग अगर देखें कि जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल और हरे, बैंगनी और हरे जो सल्फर के बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऐसा ही कर पाते हैं। जबकि जो पौधे होते हैं और ब्लू और ग्रीन ब्लू एल्गी, ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ये पानी से H2O का प्रयोग करते हैं, उससे इनको हाइड्रोजन मिलता है और फिर वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसी में रोडोस्यूडोमोनास भी बनाता है, इसी प्रक्रिया से पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी बनाता है और ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी और पौधे भी बनाते हैं। इसी से एक बात और पता चली कि पौधों में, पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 जो आता है, वह ऑक्सीजन पानी से आया हुआ रहता है, CO2 से नहीं आया हुआ रहता है। यह ध्यान देना है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि यह O2 जो है वह कहाँ से आता है, तो वह पानी से आया हुआ रहता है। और इसी तरह से पता चला रिसर्चर्स को, और बाद में उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक तकनीक का प्रयोग करके इस चीज़ का पता लगाया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वह ऑक्सीजन H2O के टूटने से मिलता है। अगला प्रश्न, किसकी अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है? देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ O2, पानी, वाटर, प्रकाश, लाइट, तापमान, टेम्परेचर। तो इसका उत्तर होगा पानी। पानी की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि
जीवन का मतलब यह नहीं होता केवल मनुष्य, बल्कि अन्य भी प्रकार के जो जीव हैं उनकी दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। तो जैसे बैक्टीरियाज होते हैं कई सारे, वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के जी पाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव है, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। लाइट के बिना भी जीवन संभव है, पृथ्वी पर ही बिना लाइट के बहुत जगह जीवन है, बिना टेम्परेचर के भी जीवन चल रहा है। और बिना टेम्परेचर के जीवन का अर्थ कम टेम्परेचर या बहुत अधिक टेम्परेचर में भी जीवन चल सकता है, कोई निश्चित तापमान की स्थिति होना, अवस्था होना जरूरी नहीं है। पृथ्वी पर भी जैसे अगर हम लोग देखें कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, एनारोबिक हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के ही वो जी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पानी। पृथ्वी पर भी पहले जीवन जो है वह पानी में ही आया था, समुद्र में आया था, ओशियन में। अगला प्रश्न, मानव जाति के सुधार में वंशानुगत सिद्धांतों का नियोजन क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, निर्जाति विज्ञान, एथनोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का प्रयोग करके ही मानव जाति के सुधार की बात की जाती है, ह्यूमन रेस की सुधार की बात की जाती है, उसके हेरिडिटी को बेहतर बनाने की बात की जाती है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को इस जेल में भूख हड़ताल की थी। गांधी जी वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक इन दिस प्रिजन ऑन सितंबर 20, 1932। अहमदाबाद जेल, यरवदा जेल, कलकत्ता जेल, अलीगढ़ जेल। तो इसका उत्तर होगा यरवदा जेल। यरवदा जेल में गांधी जी हड़ताल में गए थे, और यह हड़ताल वो गए थे किस लिए? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक कवायद के खिलाफ, और बाद में फिर उनका पुनः समझौता हुआ था। यरवदा जेल पुणे में ही है। जेल जाकर उनसे BR अम्बेडकर मिले थे, बाबा साहब अम्बेडकर मिले थे, और फिर यहाँ पर ही एक समझौता हुआ था उन दोनों के बीच में, जिसे पुनः समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, यह मान्यता कि आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तारित हो जाएगी क्या कहलाती है? The assumption that economic growth will extend to all sectors of the economy is called विसर्जन सिद्धांत, डिस्पर्सल थ्योरी, विकेंद्रीकृत समृद्धि सिद्धांत, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ थ्योरी, नीचे टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी में यह माना जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था के ऊपरी क्षेत्र में विकास हो जाएगा तो क्या होगा, फिर नीचे नीचे जो है यह छन्ने से यह छन कर क्या होगा, यह नीचे भी इसका प्रभाव दिखेगा, दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखेगा। अगला प्रश्न, बारापानी झील किस राज्य में है? बारापानी लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट, मेघालय, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश। तो बारापानी झील जो है वह मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, केरला। तो इसका उत्तर होगा असम। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। नीली पहाड़ियों से नीलगिरी समझकर आप तमिलनाडु या केरल इत्यादि न मारने, इसको असम को ही कहा जाता है, लाल नदी और नीली पहाड़ियों का भूमि। अगला प्रश्न, भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सगुण, ईश्वर के साकार रूप में आस्था, सगुना। बिलीफ इन गॉड्स विथ एट्रीब्यूट्स, निर्गुण, ईश्वर के निराकार रूप में आस्था, निर्गुणा। बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, आलवार, शक्ति की उपासना में आस्था, अलवार्स बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शक्ति। नयनार, शिव की उपासना में आस्था, नयनार्स बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शिवा। तो इसका उत्तर होगा आलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे, विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु और उनके अवतारों की उपासना में उनकी आस्था थी। सगुन जो है ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं, साकार रूप में उनकी आस्था होती है, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि। और निर्गुण जो है वो ईश्वर के निराकार रूप की आस्था करते हैं, जैसे परमेश्वर हम कहते हैं, निर्गुण ईश्वर कहते हैं। आलवार जो थे वो विष्णु की उपासना करते थे, और नयनार जो थे वो शिव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। साउथ के थे आलवार और नयनार संत। अगला प्रश्न, दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पैरामिलिट्री फोर्स विथ अ डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर? केंद्रीय रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, असम राइफल्स, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका उत्तर होगा असम राइफल। असम राइफल जो है वह
दोहरे नियंत्रण वाला है, दोहरी नियंत्रण संरचना है इसकी। एक तरफ तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मामले जो है वो गृह मंत्रालय देखता है, लेकिन इसके ऑपरेशन मामले जो है वो सेना देखती है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। इसे कहाँ डिप्लॉय करना है, कहाँ पे इसे लगाना है, तो यह सब सेना देखती है, लेकिन बाकी जो प्रशासनिक कार्य है वो गृह मंत्रालय देखता है। तो दो डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए दोहरा नियंत्रण। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन के लिए एक पूर्णतः महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? Which is the first country in the world to deploy an all-woman contingent to a UN peacekeeping mission? भारत, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत ने 2007 में ही लाइबेरिया में एक ऑल वुमन, पूरी तरह महिलाओं की एक टुकड़ी को तैनात किया था, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना था। अगला प्रश्न, उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डचों को हराया था। नेम द बैटल इन विच द त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। पोर्टो नोवो की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई, पोलिलोर की लड़ाई, चंगनासेरी की लड़ाई। तो इसका उत्तर होगा कोलाचोल की लड़ाई। कोलाचोल की लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, याद रखेंगे ना, मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा ने डच सेना को हरा दिया था, और उस तरफ जो नेतृत्व कर थे डच एडमिरल थे, एडमिरल लेनॉय, डी लेनॉय को उन्होंने हरा दिया था। और इस तरह से एक तरह से डचों की जो थी भारत में अधिकार की जो आकांक्षा थी वह पूरी तरह से नेस्त नाबूद वहीं पर हो गई थी। यह लड़ाई 1741 में हुई थी, और त्रावणकोर जो है वह केरल में है। तो राजा थे मार्तंड वर्मा। पोर्तो नोवो की लड़ाई जो हुई थी वह हुई थी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जिसमें हैदर अली को, यह भी पूछा जा चुका है कई बार, हैदर अली को सर आयर कूट ने हरा दिया था। आयर कूट जो थे उन्होंने हरा दिया था। 1781 के लगभग हुई थी ये लड़ाई। पोलिलोर की लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, जिसमें कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो ये हुई थी पहले वाले में, और ये हुई थी दूसरे वाले में, दूसरे एंग्लो मैसूर वार के दौरान हुई थी। और पोलिलोर की लड़ाई टीपू सुल्तान एक तरफ थे और एक तरफ थे बेली के बीच में हुई थी, और इसमें उनकी हार हुई थी। और ये जो पोलिलोर है वह कांजीवरम के ही नज़दीक है। तीसरा है चंगनासेरी की लड़ाई। चंगनासेरी की लड़ाई जो है वह त्रावणकोर और थक्कुमुक्कुर के बीच हुई थी। थक्कुमुक्कुर के बीच हुई थी, थक्कुमुक्कुर के बीच और त्रावणकोर के बीच हुई थी, जिसमें कि ये कोलाचल की लड़ाई में जिसने डच को हराया था उसके बीच, और थक्कुमुक्कुर के बीच हुई जिसमें थक्कुमुक्कुर हार गए थे, थक्कुमुक्कुर के राजा, और त्रावणकोर के साम्राज्य की फिर विस्तार में कोई भी बाधा नहीं रह गई थी। अगला प्रश्न, यदि ग्रीनविच माध्य समय GMT सुबह 10 बजे है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? इफ़ इट इज़ 10 AM ग्रीनविच मीन टाइम GMT, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? 5 AM, 4 AM, 3 PM, 4 PM। तो देखिए देशांतर रेखाएं जो हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये है 0 डिग्री देशांतर, जिस पर कि GMT है। और इसके अगर पूरब में हम लोग जाते हैं, ये ईस्ट में अगर गए और इसके वेस्ट में गए, अगर इसके ईस्ट में गए तो हम समय जोड़ देते हैं, और इसके अगर वेस्ट में गए तो हम समय घटा देते हैं। अब अगर देखेंगे कि पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और कितने डिग्री का कोण बनाती है एक चक्कर में? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे घूम गई पूरा। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो है वह कितने मिनट की दूरी हो गई? 60 मिनट। 15 डिग्री जो दूरी है वह कितने मिनट में हो रहा है? 60 मिनट में हो रहा है। तो 1 डिग्री दूरी जो है वह उसमें कितने मिनट का अंतर हो रहा है? वह हो रहा है 4 मिनट का अंतर हो रहा है। अब 90 डिग्री यानी 90 का अंतर है, यहाँ से 90 तक है,
तो यह 90 का अंतर है, 90 डिग्रियों का अंतर है। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब हुआ 6 घंटे। तो 6 घंटे। अब तो 10 में हमें क्या करना होगा? हमें 6 घंटे जोड़ देने होंगे। तो 10 6 16 और 16 में से 12 गया तो 4। तो 4 PM। कितने बज रहे हैं अभी यहाँ पर? अभी जब वहाँ पे 10 बजेगा तो यहाँ पर 4 शाम बजेगा। 4 शाम बजेगा, सुबह नहीं। इधर रहता तो हम लोग माइनस में जाते। अगला प्रश्न, भारत के सॉलिसिटर जनरल SGI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI इज नॉट करेक्ट? SGI सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। SGI इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। SGI देश का द्वितीयक विधि अधिकारी होता है। SGI इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। SGI का पद एक संवैधानिक पद है। द पोस्ट ऑफ द SGI इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। SGI की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। SGI इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो अगर आप एक बात जानते हैं तो इस प्रश्न को बना देंगे, बाकी सारी बातें जो हैं किनारे हो जाती हैं। SGI सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार नहीं होता है। कौन सी बात सही नहीं है? तो यह बात सही नहीं है कि मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो इसका उत्तर होगा ए। मुख्य कानूनी सलाहकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो आपके लिए एक बोनस प्रश्न यह है कि आप हमें यह बताएं कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने ग्रुप, सोशल मीडिया इत्यादि में आप शेयर करें। और कमेंट करके आपको जो प्रश्न पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।